हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सेकेंड फेज में 25 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले हमने 24 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, तो आप उसको ज़रूर जाके देखें और पढ़ें। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पीटी मेंस और इंटरव्यू हो। चलिए स्टार्ट करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन से। व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे क्या रीजन रहता है ये हमें बताना है। टू एनालाइज द वर्किंग स्टाइल गवर्नमेंट इन इंडिया, टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, सजेस्ट वे फॉर कंट्रोलिंग नेशनलिज्म इन इंडिया और टू सजेस्ट वे फॉर इंक्रीजिंग रेवेन्यू। तो हमने देखा था पिछले क्लास में कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, तो उसमें एक प्रोविज़न दिया गया था कि इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं उसको 10 साल के बाद एनालाइज किया जाएगा कि वो कितने उसके ऊपर काम हुआ है और वो कितना चेंज हुआ है। तो इसीलिए साइमन कमीशन लेकिन 10 साल से पहले ही इसका गठन हो जाता है, यानी लगभग 8 ईयर्स में ही हो जाता है। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और 1927 में साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है। 1928 में वो इंडिया आता है। ठीक है, तो मेनली इसका क्या रोल रहता है? मेनली इसका रोल रहता है टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मेन रीजन बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को स्टडी करना। साइमन कमीशन फॉर्म करता है एनालाइज करने के लिए जो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है 1919 का, उसको और सजेस्ट करने के लिए फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया का। ठीक है, और कांग्रेस जो है इसको डिसाइड करती है बॉयकॉट करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी आपका इंडियन मेंबर्स नहीं होता है। ये 7 मेंबर कमेटी होते हैं और सारे जो मेंबर्स होते हैं 7 मेंबर, ये सब कौन होते हैं? सब ब्रिटिशर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के रिगार्डिंग इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। इट्स चीफ आर्किटेक्ट वॉज मोतीलाल नेहरू। इट वॉज पास्ड बाई ऑल पार्टी कन्वेंशन इन 1928 हेल्ड इन कैलकाटा। इट डिमांडेड फॉर कंप्लीट स्वराज फॉर इंडिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द नेहरू रिपोर्ट। तो ध्यान में रखेंगे इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो बिल्कुल मोतीलाल नेहरू जी थे। और मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो बिल्कुल सही बात है ये। इट वॉज पास्ड बाई ऑल पार्टी कन्वेंशन इन 1928 हेल्ड एट कलकत्ता। ये बिल्कुल गलत बात है। थर्ड, इट डिमांडेड फॉर कंप्लीट स्वराज फॉर इंडिया। और इसने कंप्लीट स्वराज को डिमांड नहीं किया था, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अगेंस्ट में जाते हैं, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो कंस्टिट्यूट किया गया था किसके द्वारा? पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और वो उनके हेड थे। ठीक है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि 12 फरवरी 1920 को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में आई थी उसके द्वारा इसको ये कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इट वॉज अटेंडेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो होती है दिल्ली में, वो रिप्रेजेंटेटिव कितने 29 ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्टीज के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो इसमें पार्ट लेते हैं in response to the appointment of Simon Commission and challenges given by the Lord Birkenhead, secretary of the Lord Birkenhead actually क्या बोलते हैं कि वो चैलेंज करते हैं कि इंडियंस जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं बना सकते हैं, वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, और इसी के इसमें क्या किया जाता है इंडियंस के द्वारा, मतलब यानी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ये नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया जाता है उनको जवाब देने के लिए। और ये presided by Oberoi M.A. Ansari. Also the Nehru report demanded for dominion status for India. और इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की जाती है, ना कि स्वराज की बात की जाती है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो होता है वो प्रिसाइड होता है M.A. अंसारी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड। तो पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन होता है वो जब पास होता है तो उस टाइम पे कौन होते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ये हमें बताना है। तो पूर्ण स्वराज
जो रेजोल्यूशन पास होता है उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और पूर्ण स्वराज जो पास होता है वो लाहौर सेशन में पास होता है 29 दिसंबर को, 1929 को दिसंबर में ये पास होता है। और इसी कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि अर्ज किया जाता है सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी को, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनैक्ट किया गया था 26 जनवरी 1995 को, 50 को, सॉरी 5 बोल रही हूँ, 1950 को एक्सेप्ट किया गया, मतलब इनैक्ट किया गया था। एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान डे के रूप में भी मनाते हैं। अभी रिसेंटली 26 नवंबर भी गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री में, ये हमें बताना है। The Congress passed a resolution demanding the complete independence. The rift between extremists and moderate was resolved in that session. The resolution was passed rejecting the two-nation theory in that session. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द लाहौर सेशन। पहला बिल्कुल सही है कि कांग्रेस जो है वो पास करती है पूर्ण स्वराज के बारे में, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाती है, क्योंकि इसके जस्ट पहले जो नेहरू रिपोर्ट था वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। ठीक है, द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वाज रिजॉल्व इन दिस सेशन। और नहीं, रिफ्ट जो था, जो रिजॉल्व हुआ था वो एक्चुअली 1916 में हुआ था, लखनऊ सेशन में, ये ध्यान में रखना है। लखनऊ सेशन 1916 का था जब रिफ्ट जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच का रिजॉल्व हुआ था। और ये रिफ्ट स्प्लिट में कब कन्वर्ट हो गया था? 1907 सूरत स्प्लिट को कहते हैं। रेजोल्यूशन इज पास रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी इन दैट सेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लाहौर सेशन हमारे हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कब होता है? 19 दिसंबर 1929 को। और ये पास करता है पूर्ण स्वराज को, जिसका मतलब होता है टोटली इंडिपेंडेंस। ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाता है इसी टाइम 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसी टाइम पे हमारे इंडिया में किसको अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, और रिफ्ट जो है वो सॉल्व होता है लखनऊ सेशन में। रिजोल्यूशन जो पास होता है टू नेशन थ्योरी का, वो लाहौर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लाहौर सेशन 1940 का जो होता है उसमें रिजेक्ट कर देते हैं टू नेशन थ्योरी को, वो होता है 1940 का। ठीक है, 1920 का लाहौर सेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एसेशन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। तो एसेशन और रीजन हमें देखना है और हमें बताना है कौन सा कोड जो है यहाँ पे करेक्ट है। सॉल्ट एजिटेशन वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1930। महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वाज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू द पुअर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, जो सॉल्ट एजिटेशन लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में, बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट वॉज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू द पुअर, ये भी बिल्कुल सही बात है कि महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि सॉल्ट एक्चुअली फ्री अवेलेबल हो पुअर्स को। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट टैक्स भी लगाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इस रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है सेशन का, इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सॉल्ट एजिटेशन लॉन्च होता है महात्मा गांधी के द्वारा फ्रॉम दांडी टू, वो दांडी मार्च करते हैं। ठीक है, दांडी से साबरमती जाते हैं वो, और दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं 12 मार्च को 1930 को, जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और गांधी एंड हिज फॉलोअर क्या करते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और वॉयलेट करते हैं किसको? सॉल्ट लॉज को। और ये किस चीज़ का सिंबल बताता है? ये सिंबल दिखाता है कि इंडिया के जो पीपल है वो रिफ्यूजल टू लिव अंडर द ब्रिटिश लॉ देयरफॉर मेड ब्रिटिश रूल। और इस चीज़ को बताता है कि इंडिया के जो पीपल्स हैं वो ब्रिटिश लॉ को रिफ्यूज करते हैं, ब्रिटिश रूल को रिफ्यूज करते हैं। गांधी ऑब्जेक्ट वाज नॉट ओनली टू मेक सॉल्ट अवेलेबल टू द पुअर बट ऑल्सो टू सिम्बॉलिक अपोज टू अनजस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो वो एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी था किसके लिए? सॉल्ट बनाना ब्रिटिश रूल को
ऑब्जेक्ट करने के लिए, ठीक है, डिस्कार्ड करने के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी गैलिलियो टुक एक्टिव पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन। तो रानी गैलिलियो जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो वो पार्ट लेती हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो पार्ट लेती हैं, तो वो कहाँ से पार्ट लेती हैं, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो एक्चुअली जो रानी गैलिलियो होती है वो नागा ट्राइब होते हैं, वो बिलोंग करती हैं मणिपुर स्टेट से। वो 13 ईयर्स के एज में रिस्पॉन्ड करती हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो पार्ट लेती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं जो गांधी जी के बुलावा होता है उसको और कांग्रेस का, क्योंकि गांधी जी ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सी रेज द बैनर ऑफ रिवेलियन अगेंस्ट द फॉरेनर, फॉरेन रूल के अगेंस्ट में वो बैनर को रेज करती हैं। वो उनको काफ़ी कम एज यानी 1932 में ही उनको कैप्चर कर लिया जाता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। जब हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस प्राप्त कर लेता है 1947 में, तब हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, वो रिलीज़ करवाते हैं उनको, ठीक है। तो वो बिलोंग करती है कहाँ से, मणिपुर से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द सोल्जर ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन द रिवोल्यूशनरीज इन। तो जो सोल्जर्स होते हैं गढ़वाल रेजिमेंट्स के, वो फायर करने से मना कर देते हैं। कौन से रिवोल्यूशनरीज के ऊपर फायर मतलब उनके ऊपर गोली चलाने से मना कर देते हैं। तो वो कौन सा पीरियड होता है, कौन से मोमेंट्स में वो ऐसा करते हैं, ये हमें बताना है। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो वो होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं गढ़वाल रेजिमेंट्स के, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं गोली मारने से, गोली चलाने के ऊपर जो भी रिवोल्यूशनरीज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ये जो इंसिडेंट होता है वो कहाँ पे होता है, ये एक्चुअली होता है पेशावर में, ठीक है। और इसी मोमेंट्स में क्या होता है कि दो जो प्लेटून होते हैं गढ़वाल रेजिमेंट्स के, गढ़वाल सोल्जर्स, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं ओपन फायर के लिए मासेस के ऊपर। इट मीन फेसिंग कोर्ट मार्शल एंड लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, और इसके बदले में उनको कोर्ट मार्शल और लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाता है। और ये क्या दिखाता है कि नेशनलिज्म जो है वो पेनिट्रेट कर गया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो वुमेन के पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग हमें बताना है, मतलब वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था किसमें, सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उसके रिगार्डिंग हम बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि जो गांधी जी जो है उनका मूवमेंट का स्टार्ट का पार्ट ही था क्या, मास मूवमेंट। और एक्चुअली मास मूवमेंट तो वैसे स्वदेशी मूवमेंट में भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक लार्ज लेवल पे जो मास मूवमेंट स्टार्ट होता है वो गांधी मूवमेंट से स्टार्ट होता है। और पहला गांधी मूवमेंट होता है एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है कि पार्टिसिपेशन वुमेन का जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। एक्चुअली जो गांधी जी होते हैं वो आह्वान करते हैं, वो बोलते हैं जो इंडियन वुमेन होती हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो रावणास है, उनको बिहेव करना चाहिए एज ए सीतास के रूप में। और जो मुस्लिम वुमेन होती हैं उनको बोलते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सैटन्स हैं, मतलब शैतान है, और उनको आगे आकर उनको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है, जो इंडियन मुस्लिम वुमेन है। तो यहाँ पे देखने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सरोजिनी नायडू वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर इन द दांडी मार्च। अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये जो अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका वाला क्वेश्चन है ना, अभी रिसेंट जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 69th, उसमें पूछा गया था, उसमें एक स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन था। तो ध्यान में रखना है, आपको पता चल रहा होगा एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, और ये न्यू एनसीईआरटी से पूछा गया। तो सरोजिनी नायडू जो है वो इंपॉर्टेंट लीडर थी दांडी मार्च की, बिल्कुल करेक्ट बात है। अंबाबाई कर्नाटका से बिलोंग करती थी और एक्टिवली पार्टिसिपेट की थी इस मूवमेंट है, ये भी करेक्ट बात है। दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट आंसर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ वुमेन जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। पीपल जो होते हैं वो वर्किट कर देते हैं किसको, फॉरेन मटेरियल्स को, जैसे क्लॉथ, लिकर्स, और जो भी शॉप्स होते हैं उनको भी वो
बॉयकट करते हैं। 21 को क्या होता है, सरोजिनी नायडू प्रोटेस्ट करती हैं अगेंस्ट द धरसना सॉल्ट। तो ध्यान में रखेंगे धरसना सॉल्ट के रिगार्डिंग कौन प्रोटेस्ट करते हैं, वो करती है सरोजिनी नायडू, वर्क्स बाय द नॉन वॉलेंट प्रोटेस्टर। अम्बाबाई कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार ऑल्सो नोन एज रिच सर्ट कॉल्ड फॉर। तो इंडियन स्ट्रगल के टाइम पे जो खुदाई खिदमतगार हैं जिनको रिच सर्ट भी कहा जाता है, तो वो मतलब क्या है, वो किस चीज़ को दर्शाते हैं, ये हमें बताना है। तो पहले है द यूनियन ऑफ पश्तून ट्राइबल्स एरियाज इन द नॉर्थ वेस्ट विद अफगानिस्तान, द एडॉप्शन ऑफ टेररिस्ट टैक्टिक्स एंड मेथड फॉर टेरराइजिंग एंड फाइनली ousting द कॉलोनियल रूलर्स, the adoption of communist revolutionary ideologies for political and social reforms, the Pathan regional nationalist unity and struggle against colonialism। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। एक्चुअली फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमें कंफ्यूज कर सकता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ये पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी है और स्ट्रगल करती है वो कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट। तो ये आपको ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। खुदाई खिदमतगार को कहते हैं पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। और वो क्या, उनको क्या कहा जाता था, रेड सर्ट भी करते, और वो वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे। फाउंड किए गए थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटायर गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअली खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या होता है, लिटरल जो मीनिंग होता है वो सर्वेंट्स ऑफ गॉड होता है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, एक नॉन वॉलेंट फ्रीडम स्ट्रगल को अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, क्योंकि ये भी नॉन वॉलेंट जो सिस्टम थी उसको अपनाए थे, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर बाय द पश्तून्स ऑल्सो नोन एज पठान, पख्तून्स और अफगान्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था लंदन में, उसका मेन एम क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें बताना है। डिस्कशन ऑन सेल्फ रूल, टू डिस्कस समन कमीशन रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो एक्चुअली सेल्फ रूल की तो बात नहीं थी, तो ये बिल्कुल भी, हाँ डिस्कस साइमन कमीशन जो रिपोर्ट है और जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था उसके रिगार्डिंग डिस्कस करना था, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग भी डिस्कस करना था। साइमन कमीशन यही देखने के लिए आया था कि कितना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होता है इंडिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर, क्योंकि हमारा यहाँ स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है वो लंदन में होता है, और डिस्कस करने के लिए कि साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था और जो भी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करना है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। कहाँ पर, लंदन में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 1932 के बीच में होती है। इंडियन हिस्ट्री का ये सीरीज ऑफ द मीटिंग होता है, 3 मीटिंग होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखना है कि जो गांधी जी होते हैं वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेते हैं। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये होता है कि जो कांग्रेस होती है सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्ट लेती है, फर्स्ट और थर्ड में नहीं लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो चलता है 1930 से 1932 के बीच में चलता है, और ये किसके लिए आया था, टू कंसिडर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। रिव्यू करना था 1919 का, जो कि अंडरटेकन किया गया था साइमन कमीशन के द्वारा, और जिसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 1930 में, और कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुआ था लंदन में, और 1930 में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं 1930 से 32 के बीच में। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड ऑल बंगाल काउंसिल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो इनमें से कौन है जो एस्टेब्लिश करते हैं ऑल बंगाल काउंसिल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, हमें बताना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेम्स सेनगुप्ता, रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कौन है जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था ऑल बंगाल काउंसिल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वो है जेएम सेनगुप्ता। जेम्स सेनगुप्ता जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं ऑल बंगाल काउंसिल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस और जेम्स सेनगुप्ता जो हैं वो एक फैक्शन लेते हैं
एक फैक्शन को लीड करते हैं बंगाल कांग्रेस, और सेट करते हैं एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए? सिविल डिसोबीडियंस को कंडक्ट करने के लिए। बोस जो हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी सस्पेंड कर देते मई 1933 में किसको? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और इसके लिए वो सपोर्ट किए जाते हैं विट्ठल भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ऑल बंगाल काउंसिल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टेब्लिश किया जाता है जेम्स एन गुप्ता के द्वारा, और इसमें उनके सपोर्ट करते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि द मेन पर्पस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट वॉज। तो गांधी इरविन पैक्ट का मेन पर्पस क्या होता है ये हमें बताना है। टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस easier in round table conference, to end the civil disobedience movement, to break the death strike of Gandhi ji, to end the tax on salt। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअली यहाँ पे करेक्ट है। तो एक्चुअली जो होता है यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला नंबर कि पार्टिसिपेशन करना, कांग्रेस का ईजियर पार्टिसिपेशन करना किसमें? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में हेल्ड किया गया था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे। ठीक है, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस जो है वो पार्टिसिपेट करती है, गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देख लेते एक बार एक्सप्लेनेशन में। गांधी इरविन पैक्ट ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट होता है, साइन होता है महात्मा गांधी और जो वाइस राय होते हैं लॉर्ड इरविन उनके द्वारा। वो उस टाइम के वाइस राय होते हैं लॉर्ड इरविन के द्वारा ऑन 5 मार्च 1931 को, बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो मेनली क्या था इसका रोल कि कांग्रेस को इजी करना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने के लिए। पर्पस क्या था इस गांधी इरविन पैक्ट का? स्टॉप करना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। और गांधी जी इसके मेन लीडर थे। सॉल्ट सत्याग्रह से इसको स्टार्ट किया गया था। दांडी मार्च से इन्होंने सॉल्ट बनाकर जब साबरमती पहुंचे थे तो उसके बाद क्या किए थे कि सॉल्ट बनाते हैं और सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं, साथ ही साथ वो ब्रिटिश लॉ को भी अपोज करते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसका पर्पस था। 37 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।